हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और मेरा ऑफलाइन क्लासेस है बिहार शरीफ एतवारी बाज़ार। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार में जो 2011 में भारत में जनगणना हुई थी और उसमें जो बिहार का जो लिस्ट निकल कर आया था उसमें हम MCQ के बारे में इसमें जिक्र करेंगे और यहाँ से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत की जनगणना, बिहार की जनगणना से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। फिलहाल में हम आज देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये हमारे सचिन तेंदुलकर साहब हैं, जिनको सारे लोग जानते हैं। भारत का बच्चा बच्चा ही नहीं जानता है। सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन ने हमारा राष्ट्रीय आइकन अपने आप को घोषित किया है। यानी सचिन तेंदुलकर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय आइकन के रूप में इस बार सचिन तेंदुलकर को चुना गया है इलेक्शन कमीशन के जरिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कल का इसी तरीके का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका MCQ यहाँ पे है। इसका आंसर दीजिएगा कि इस बार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो किस देश में संपन्न हुआ और ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी है, ये कमेंट में आप आंसर करना। अब हम चलते हैं आज का पहला MCQ। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है, यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या होता है। ऑप्शन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, ऑप्शन पढ़ूंगा तो फालतू का टाइम जाने वाला है। आपको मैं इवन 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप क्वेश्चन पढ़ सको। इवन मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, ठीक है, और आंसर आप लोग लगा लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसी से डिसाइड होता है कि हमारी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा मैं पेन यहाँ पे हाईलाइटेड पेन ले लेता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा पता चले। साक्षरता दर और लिंगानुपात। साक्षरता दर किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा कि 100 लोगों में साक्षरता, उसमें लोगों की साक्षर की संख्या कितनी है। लिंगानुपात, 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जनघनत्व किसे कहते हैं, तो जनघनत्व पता होगा, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं, तो 1 साल में जन्म लेने बच्चे, वैसे तो हमारे देश में 10 साल के बाद ही जनगणना होती है। मृत्यु दर और लिंगानुपात, ये सारे आपको पते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईसवी पूर्व भारत के किसके शासनकाल में हुआ था। तो मैं आपको उस समय बताया था कि हमारा जनगणना का सबसे पहला जो क्रम था वो हुआ था किसी समय में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और मौर्य कब गद्दी पर बैठे हैं, तो 321 BC में मौर्य गद्दी पर बैठेंगे। यानी नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठेंगे। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी, यानी कि अंग्रेज जो थे वो आखिर जनगणना करवाना क्यों चाहती थी, आखिर कारण क्या था। क्या भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी इसलिए, या बड़े छोटे राजाओं पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा करना चाहते थे, या भारत की जनसंख्या जानने के लिए करना चाहते थे, या साक्षरता दर जानने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो साक्षरता दर जाने या भारत की जनसंख्या जाने या छोटे बड़े राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए, ऐसा नहीं था। उनका मानना था कि जो भारत में जो विद्यमान विभाजन है ना वो अस्थायी रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में पहला जनगणना कार्य कब शुरू हुआ है, तो बिहार में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872-73 में। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी तो आपको पता होगा 1871 में सबसे पहली बार जनगणना हुई है। और दशकीय जनगणना कब से शुरू की गई थी, तो आपको ये भी पता है दशकीय जनगणना 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। यहाँ पे लॉर्ड मेयो हमारे थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बेसिक सा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। क्रमबद्ध मतलब होता है कि 10 सालों के अंतराल पे जनगणना। इस बार हमारा 10 साल पे जनगणना नहीं हो सका, इसका कारण कोरोना था और अभी तक जनगणना चल ही रही है। इसका फाइनल रिपोर्ट हमारा नहीं आया है, इस कारण हमारा 2011 का जनगणना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर आप दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1881, यानी लॉर्ड रिपन के काल में हमारी 10वीं जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्रता अस्तित्व प्रांत के आधार पर किया गया था। तो स्वतंत्रता अस्तित्व प्रांत के आधार पर किया गया था सर्वप्रथम 1941 में। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है,
तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस समाजशास्त्री ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मतलब होता है कि किस बेसिस पे जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है। तो वो वैज्ञानिक थे हमारे WM थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यानी किस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है? कृषि योग्य भूमि के कारण, सभ्यता की अवस्था के कारण, स्थानों की सुबलता के कारण, या उपयुक्त में से सभी? ऐसा आंसर अगर ऐसा ऑप्शन आपको बीपीएससी में मिल जाए तो आप चुपचाप से इनको टिक लगा देना। लेकिन बीपीएससी में ऐसा ऑप्शन होता नहीं। आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। बीपीएससी आपको 5 ऑप्शन देगा। यहाँ पे होगा नन ऑफ दीज, और एक होंगे 1 से अधिक। ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है? बेरोजगारी समस्या है। ठीक है भाई। अच्छा, निम्न जीवन दर है। निम्न जीवन दर मतलब जीवन स्तर काफ़ी नीचा होना। कृषि संसाधनों की कमी, ये भी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष की जनगणना कार्य जनगणना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप अपने कलेक्शन में शामिल करके रखिएगा। अटपटा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था? तो वो अधिनियम था 1948 अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत ये शुरू किया गया था। शायद आपको लग रहा होगा कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है आंसर करने के लिए, तो इतना टाइम सफिशिएंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आंसर आपके सामने होगा। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी फरवरी 2000 में, 15 फरवरी 2000 को। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? अब इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक कि स्वतंत्र भारत में अभी तक कुल कितनी बार जनगणना हो गई है, या 2011 का जनगणना क्रम क्या था? तो अगर जनगणना क्रम पूछा जाए तो 15वां, ये आंसर सबको पता है। अगर स्वतंत्र भारत आपसे पूछ लिया जाए तो होता है 7वां, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अब एक बात इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे आपको बताया था ना कि हर एक लेटर आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे होगे 10,40,99,000, ये सारा लेटर एक जैसा है। थोड़ा सा देख लेना, यहाँ तक का सिर्फ लास्ट डिजिट जो हमारा है वो वैरी कर रहा है सब में, देख रहे हो ना। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। अब ये लास्ट डिजिट देखकर आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो सच में एग्जाम के लिए सीरियस होंगे इनको तो वैसे भी आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा सबको पता है, 10,40,99,452। ये बिहार की कुल जनसंख्या है हमारा। अच्छा, आगे चलते हैं। बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में बिहार भारत में तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है यूपी हमारा, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा आगे नहीं है। महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है, 11 करोड़, जबकि यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ है। कोई फर्क नहीं पड़ता 11 करोड़ है भी तो महाराष्ट्र में, क्योंकि क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है जनसंख्या के मामले में बिहार। तो आप देख रहे हैं कि ये जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है, और क्षेत्रफल के मामले में अगर बिहार के बारे में पूछ दे तो 13वां नंबर पे है। अब यहाँ पूछ रहा है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करता है? तो 8.60% बिहार में निवास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? अभी मैं बताया तीसरा। ये सारा क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर मार देना चाहिए। पहला नंबर पे कौन है? यूपी। दूसरा नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, हमको नहीं जानना भाई कि चौथे नंबर पे कौन है। पहला, दूसरा, तीसरा सफिशिएंट है। नेक्स्ट, बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि का प्रतिशत क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दशकीय वृद्धि किसे कहते हैं? तो 10 साल से जनसंख्या ही बिहार का कितना है? 10,40,99,452। ये जनसंख्या है बिहार का।
तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर कितना रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो 2001 में बिहार की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ 20 लाख के आसपास था, 8 करोड़ 20 लाख समथिंग यही के आसपास था। और इसमें 25% की वृद्धि हुई, यानी इसमें 25% बढ़ा देंगे, 30 करोड़ आप मान लो, इसमें 8 करोड़ 30 लाख, अगर इसमें 25% बढ़ा देंगे तो यहाँ के आसपास हम पहुँच जाएंगे। यानी बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर थी हमारी 25.4% थी। दशकीय वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो 10 साल में कुल जनसंख्या में हुई वृद्धि को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो दशकीय वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में हमारा होगा पांचवा होगा। एक बार इसको रीचेक कर लेना, पांचवा है कि आठवां है, एक बार इसको रीचेक कर लेना, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से पांचवा होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना कि क्या ये सच में पांचवा ही है, ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? हाँ, साक्षरता दर के बारे में बार बार पूछता है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो अब देख लो यहाँ पे सारा के सारा पॉइंट में दिया है, 16.6, 16.8, 16.7 और 16.9। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप 16 याद करके रखोगे, 61 आप याद करके रखे होगे, लेकिन 61.7 है, पूरा याद करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट की, बता दीजिए बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? एक महिला साक्षरता दर आता है, एक पुरुष साक्षरता दर आता है। साक्षरता दर के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है? साक्षरता दर के मामले में अंतिम स्थान पे कौन है? तो पुरुष साक्षरता दर हमारा होगा 71.2%। अब साक्षरता आएंगे तो एक दो क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। बिहार में साक्षरता के मामले में हमारा जो रोहतास है, मैं लाइट कलर ले रहा हूँ, जो हमारा रोहतास है वो प्रथम नंबर पे है, और जो हमारा पूर्णिया है वो साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है। ये दोनों बात याद रखिए, ये सबसे आगे है और ये सबसे पीछे है। बिहार में अगर साक्षरता दर देखा जाए तो 61.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2। अभी अब यहाँ पे मैं महिला साक्षरता दर नहीं बताने वाला, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शायद वही हो। बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 54 आपको याद होगा, यहाँ भी 54 दिख रहा है, यहाँ भी 54 दिख रहा है, यहाँ भी 54 दिख रहा है, यहाँ भी 54 दिख रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये 54.5% महिला साक्षरता दर है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार आते हैं। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 35वां हमारा है। साक्षरता दर के मामले में बिहार 35वें स्थान पर है, यानी सबसे पीछे। मैं इसके बारे में जिक्र भी किया था। अच्छा, अगर बिहार अंतिम है तो पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे हमारा देश का केरला राज्य प्रथम नंबर पे है। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लगभग 16% हम उस समय बताए थे, यानी 15.9। आप देख लेना, सब अप्रॉक्स में लगभग इक्वल दिया है, और डाटा आपको वैसा ही देगा एग्जाम में। और मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, इसका कारण ये है कि एग्जाम सर पे है। मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट बिहार का सारा एमसीक्यू इसी फॉर्म में मैं करवा दूँ, और आप अपना लेवल देख सकोगे क्या मैं इसमें कितना क्वेश्चन मैं खुद से कवर कर पाई हूँ। ठीक है, तो कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये आप खुद से आप देख लेना, एनालिसिस कर लेना। अब आते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में। जनसंख्या, अनुसूचित जाति एक जनसंख्या होता है और एक प्रतिशत होता है। थोड़ा सा यहाँ देखोगे तो अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत दिया है कि बिहार में जो 10,40,99,452 व्यक्ति जो है उसमें से कितने प्रतिशत, ये 100% के बराबर हो गया, इसमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जो अनुसूचित जाति हैं? तो ये आंसर, तो प्रतिशत में ये है। लेकिन अगर पूछे जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कितना है, तो तीसरा है, यानी सबसे तीसरे नंबर पे अनुसूचित जनजाति पाई जाती है हमारा कहाँ? बिहार में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है कि बिहार में अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा गया।
अच्छा आगे, बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है? अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या, डिजिट आप देख रहे होगे 5768, बस यही चेंज है और एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1656 यानी 1,65,67,325। ये टोटल एग्जैक्ट डाटा है। नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत काफ़ी कम है, यानी बिहार में अनुसूचित जाति ज़्यादा पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा कितना है? 1.3% अनुसूचित जनजाति बिहार में रहते हैं बिहार की कुल जनसंख्या का। अच्छा आगे चलते हैं, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण गांव में निवास करते हैं? तो मैं जब स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, अभी मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, मेरा कल का वीडियो शायद मैं डाला था बिहार के नदी के बारे में, झील झरना तो हो गया था, शायद मैं मिट्टी के बारे में, हाँ एग्जैक्टली मिट्टी के बारे में वीडियो डाला था और उसमें मैं बताया था कि बिहार में लगभग 88, लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट 88.7% लोग कृषि में या तो सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर निवास कर रहे हैं, कृषि पे आधारित है। तो बिहार में ग्रामीण निवास कितना है? 88.7%, यानी लगभग 100 में से 89 लोग रहते हैं गांव में और जो बच गया 19 बच गया ना, 11 बच गया ना, तो जो 11 लोग रहते, इतना कैलकुलेशन मेरा ख़राब है, जीके पढ़ाने लगा तो ये कैलकुलेशन इतना वीक हो गया है कि मैं मैथ भी भूल गया। लगभग 11 से 12 लोग हमारे शहर में रहते हैं 100 लोगों में, अगर आंकड़ा देखा जाए तो। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? अरे भाई अभी आप देखिए 88.7% रहते हैं गांव में, अभी हम देखें तो शहर में इसको 100 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 11.3 करना पड़ेगा, ये रहेंगे शहर में। अब यहाँ पे जो आंसर है उसको मार दीजिए, आंसर ए है, इसको आंसर मार दीजिए, सिंपल बात है। आगे चलते हैं, नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान है हमारा 12वां, यानी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? गोवा। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। और बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले कि बिहार का स्थान कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा 13वां। ये पहले 12 ही था, 13 कब हो गया? तेलंगाना बनने के बाद। बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 1106 जनगणना घनत्व जनसंख्या घनत्व है। गांव की जनसंख्या घनत्व कम है, लगभग 1006 के आसपास। शहर की जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, लगभग 5000 समथिंग के आसपास। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? तो मैं बताया था 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। अगर पूछ ले कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आंसर होगा हमारा बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है हमारी 225, यानी अभी जनघनत्व कितना है? 1106। 1106 से 225 नीचे जाएंगे तो कितना होगा? 901, यानी सॉरी 901 नहीं ना, 975 होगा ना, इसमें 25 घटा दो आप। इसमें अगर हम 225 माइनस करें 1, 8, यहाँ बच गया कितना? 10 और यहाँ 8, यानी कि सिंपल सा है कि 2001 में जनसंख्या घनत्व बिहार का इतना था 2001 में, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 1106, यानी कितनी की बढ़ोतरी हो गई? 225 की। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा और पूछना भी चाहिए ऐसा ही क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ग्रामीण जनसंख्या घनत्व तो बिहार में कितना है? मैं अभी आपको बताया था 1006 के आसपास है ग्रामीण। अच्छा, इसी के जस्ट बाद शहरी आ जाएगा। शहरी जनसंख्या घनत्व कितना है? 5058 शहरी जनसंख्या घनत्व है। ग्रामीण कितना है? 1106, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में गांव में लोग 1006 निवास करते हैं, जबकि शहर में लोग
5 गुना से भी ज़्यादा है ना। आगे, शहरों का लाइफ गांव की अपेक्षा अगर देखें तो गांव की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत है 11.3। अभी हम बात किए थे ना 88.7 शहर में रहते हैं तो 11.3, 88 पॉइंट रहते हैं गांव में तो बाकी रहेंगे शहर में। तो फिर से वही क्वेश्चन आकर घुमाकर आपको सामने रख दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार का लिंगानुपात क्या है? अर्थात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? सबको पता होगा, कितना होगा? 918। 918 बिहार का है, वो भी अगर बच्चे का पूछे तो 919 है बिहार में, और अगर भारत में पूछे तो कितना है? 943। भारत का लिंगानुपात ये है, जबकि बिहार का लिंगानुपात ये है। लिंगानुपात कैसे कहते किसे है? तो 1000 पुरुष पर कुल महिलाओं की संख्या, तो बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। आगे चलते हैं, 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये है 26। अच्छा, 1 लाख पूछा है, अगर 10 लाख पूछ ले तो मात्र एक बिहार का जिला होगा, वो होगा कौन? यानी बिहार में महानगर की संख्या 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछता है कि बिहार में कितने महानगर है, तो 1 है, वो है पटना, और पटना की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? अभी आपको बताएं हम, पटना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं पाया जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? स्टार्टिंग में मैं बताया था, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला के बारे में पूछे तो पूर्णिया। अच्छा, कोई हमको आप में से बता सकते हैं कि रोहतास किस प्रमंडल में आता है? मुंगेर तो खुद एक प्रमंडल है, पटना प्रमंडल और भोजपुर। ये पटना प्रमंडल पटना, भोजपुर प्रमंडल यानी भोजपुर जिला, और रोहतास जिला किस प्रमंडल में आता है? इसका आप आंसर कमेंट में करना। ये प्रमंडल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक, आगे, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था? पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा। अब शेखपुरा कहाँ है? आप मैप में ढूंढिए और देखिए कि शेखपुरा के अगल बगल में कौन कौन से जिले सिचुएटेड है। मैं आज के वीडियो में मैप नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि आज MCQ था। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मेरा हो जाएगा गोपालगंज। इसमें कितना लिंगानुपात है? तो 1021। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, यानी 1000 पुरुष पे, मेल पे 1021 महिलाएं हैं। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा कौन सा है? गोपालगंज। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे MCQ के फॉर्म में थे। आई होप कि आप लगभग क्वेश्चन का आंसर सही किए होंगे। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और मैं या तो बिहार का पठार के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें, या 1857 के विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका रही है और बिहार के अलग अलग जिलों की क्या भूमिका रही। जैसे पटना के बात करेंगे तो पीर अली का बात आएगा, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। गया, मुजफ्फरपुर, रोहिणी का क्षेत्र, तो ये हम बात कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का मैं ख़त्म करने वाला हूँ एग्जाम से पहले, और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 तो पक्का पूछेंगे। ठीक है, पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है वहाँ पर, कितने सारे पुस्तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में और पटना में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट करने वाला हूँ बिहार का 1857 का रिवोल्ट। उसके बाद अगर एग्जाम से पहले टाइम बचा तो थोड़े से आंदोलन देख लेंगे, जो हमारा जनजातीय आंदोलन हुआ था, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सारी बातें हम कर लेंगे। तो आज का तो बस 1-2 क्वेश्चन तो मैं चलते चलते वैसे भी आपसे पूछ लिया हूँ, तो उसका आंसर ये कमेंट में कर देना। अब हमको बस आप लोग ये बता देना कि क्या ये जो हमारा सेशन था MCQ का, क्या आपको सही लगा? इस तरीके से होना चाहिए क्या? मैं इस तरीके से लेकर आऊँ, अन्यथा मैं जो करा रहा हूँ सब्जेक्टिव वही ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं एटलीस्ट इसका मैं वेट करूँगा ये जवाब का। ठीक है, आप तैयारी करते रहना, सेट लगाना, टॉपिक वाइज MCQ एक बार बिहार स्पेशल का कवर कर लेना, वो काफ़ी काम देने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए सबको। धन्यवाद।